नमस्कार दोस्तों, आज हम संस्कृत शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पुराने पेपरों के आधार पर हम देखें तो इन जगहों में से एक नंबर का प्रश्न पक्का आता है। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो संस्कृत शिक्षण विधियों का पूरा सार है। तो संभावना रहेगी कि इसमें से एक नंबर आपके कंप्लीट हो जाए, वरना आपने पढ़ रखी होगी शिक्षण विधियाँ, लेकिन मैं आपको केवल रिविजन करा रहा हूँ और महत्वपूर्ण प्रश्न एक नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, संस्कृत कैसी भाषा है, विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक? तो ध्यान रखना, संस्कृत संश्लेषणात्मक भाषा कैसी है? संश्लेषणात्मक भाषा है। संश्लेषण क्या होता है? यानी इकट्ठा करना। किसी चीज़ को हमें तोड़ रखी है और हम इसे इकट्ठा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संश्लेषण। और विश्लेषण यानी अलग अलग करना, तोड़ना। ठीक है, तो संस्कृत क्या है? संश्लेषणात्मक भाषा है। ठीक है, फिर कैसी भाषा? वैकल्पिक भाषा है। वैकल्पिक यानी ऐच्छिक विषय है, हम विकल्प से लेते हैं। 10वीं तक संस्कृत अनिवार्य रहती है, उसके बाद हम चाहे तो संस्कृत ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। आर्ट लो, आप साइंस लो, मैथ लो, कुछ भी लो, कॉमर्स लो, आपकी इच्छा है। तो संस्कृत क्या है? एक वैकल्पिक भाषा है। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, शिक्षण विधियाँ और उद्देश्य, यानी कोई सी भी शिक्षण विधि हम पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है शिक्षक के लिए? ठीक है, या छात्र के लिए क्या होना चाहिए? देखते हैं। व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो भाषा का ज्ञान कराना। क्या? भाषा का विद्यार्थियों को ज्ञान कराना, यानी भाषा ज्ञानम। नाटक शिक्षण। नाटक क्यों करवाते हैं, अभिनय क्यों करवाते हैं? क्योंकि नाटक शिक्षण होता है संस्कार या चरित्र शिक्षण के लिए, चरित्र की शिक्षा देने के लिए, कैरेक्टर की शिक्षा। तो संस्कार या चरित्र शिक्षण के लिए नाटक शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, अनुवाद शिक्षण। अनुवाद नाम स्पष्ट हो रहा है, अनुवाद यानी ट्रांसलेट, यानी द्विभाषा ज्ञानम, दो भाषा का ज्ञान कराना। हम अंग्रेजी भाषा सीखते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी साथ में पढ़ते हैं, यानी अनुवाद करवाते हैं। पहले इंग्लिश में बोलते हैं, फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट कहते हैं, यानी द्विभाषा ज्ञानम अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च। ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च, यानी इसको मैंने योग कर रखा। तो ग्रहणम अभिव्यक्ति, ग्रहण करना, फिर उसकी अभिव्यक्ति करना। कोई भी गद्य हमने पढ़ा, उसका कोई सार हमने लिया, फिर उसको हम अभिव्यक्त करेंगे, अपने जीवन में उसको लागू करेंगे। तो ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण एक कविता रस भरी, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? रसानुभूति, यानी रस प्रदान करना। रस का मतलब होता है भाव प्रकार प्रदान करना, यानी उसको अपने अंदर समाना और आनंद प्रदान करना। तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? रसानुभूति, रस की अनुभूति। ठीक है, रस होते हैं सौंदर्य रस, वीर रस होते हैं, कविताएं होती हैं, तो रसानुभूति। फिर आता है कथा या उपाख्यान शिक्षण। इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान रखना। कथा या उपाख्यान, कथा होती है, तो कथा या उपाख्यान शिक्षण का उद्देश्य क्या है? नीति ज्ञान प्रदानम, नीति का ज्ञान देना, नीति ज्ञान प्रदानम। ठीक है, फिर बात करते हैं लेखक, यानी कौन सी शिक्षण विधि का लेखक कौन है? वैसे बहुत सारी शिक्षण विधियां, कमी नहीं है इनकी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है एक नंबर के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। देखिए, पाठ्य पुस्तक विधि किसने दी? डॉक्टर वेस्ट महोदय। वेस्ट महोदय किसने दी? डॉक्टर वेस्ट महोदय ने पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि क्या होती है कभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, पहले हम समझते हैं। तो आगमन विधि दी थी पतंजलि महोदय ने। किसने दी? पतंजलि महोदय, जिन्होंने किताब लिखी थी महाभाष्य, है ना, आनिक वाली। तो आगमन विधि दी थी पतंजलि। निगमन विधि दी थी पाणिनि ने। किसने दी? पाणिनि। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि यानी प्रश्न पूछना, किसने दी? सुकरात ने। सुकरात दार्शनिक वेद में महान दार्शनिक, तो प्रश्नोत्तर विधि दी है सुकरात ने। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि यानी व्याकरण का अनुवाद करना, किसने दी? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने व्याकरण अनुवाद विधि दी है, इसलिए इसका दूसरा नाम भंडारकर विधि भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके लेखक हो गए। फिर बात करते हैं श्रेष्ठ विधि, यानी व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, अनुवाद शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? यहाँ से भी एक नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो बात करते हैं श्रेष्ठ विधि। व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी होती है? पहला ऑप्शन आएगा आपको आगमन निगमन विधि, तो आपको टिक करना आगमन निगमन विधि। व्याकरण शिक्षण विधि की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है आगमन निगमन विधि। अगर ऑप्शन में आगमन निगमन विधि नहीं हो, पहला ऑप्शन हो आगमन, दूसरा निगमन, फिर तीसरा कोई अलग हो और चौथा अलग हो, तो फिर आपको वरीयता देनी आगमन विधि। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नाटक शिक्षण की विधि कौन सी होती है? समवाय विधि। पूछा गया प्रश्न है रीट में। तो नाटक शिक्षण की विधि होती है सर्वश्रेष्ठ विधि समवाय विधि। अनुवाद शिक्षण की विधि होती है द्विभाषा विधि। कौन सी होती है? द्विभाषा, दो भाषा ज्ञान कराना। गद्य शिक्षण की विधि होती है उद्बोधन या अर्थबोधन, अर्थ प्रदान करना, अर्थ बताना, यानी उद्बोधन या अर्थबोधन विधि गद्य शिक्षण की विधि होती है। ठीक है, पद्य शिक्षण की विधि खंडान्वय विधि, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नोत्तर विधि, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से। ठीक है, तो पद्य शिक्षण की विधि खंडान्वय विधि। फिर आते उपनाम, यानी बहुत सारे शिक्षण विधि उपनाम भी होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट उपनाम। व्याकरण अनुवाद विधि, इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, तो इसलिए हम भंडारकर विधि भी से बोलते हैं व्याकरण अनुवाद विधि को। ठीक है, अव्याकृत विधि कभी बताऊंगा विस्तार से बाद में क्या होती विधियां ये। तो अव्याकृत विधि का दूसरा नाम होता है भाषा सत्सर्ग विधि। क्या नाम है? भाषा सत्सर्ग विधि। सूत्र विधि, सूत्र विधि दी थी पाणिनि ने, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पांडित्य विधि। क्या बोलते हैं? पांडित्य विधि।
प्रवचन विधि, प्रवचन दे रहा है तो कहते हैं हम, तो प्रवचन विधि दी थी कि इसका उपनाम क्या होता है, कथन विधि, इसे हम क्या बोलते हैं, कथन विधि भी, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी, सुकरात ने, तो क्या नाम हो गया, सुकराती विधि, उपनाम हो गया इसका। रंगमंचाभिनय विधि, रंगमंच पे अभिनय करना, नाटक करना, तो इसका उपनाम क्या हो गया, खर्चीली विधि, क्योंकि पैसे लगेंगे इसमें, रंगमंच के लिए वेशभूषा चाहिएगी, स्टेज चाहिएगा, पब्लिक आएगी, उनके बैठने की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, तो उसका पैसे चाहिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, खर्चीली विधि, महंगी विधि, ठीक। खंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या था, सामूहिक शिक्षण विधि। बहुत सारे बच्चे समूह में बैठे हुए हैं, उनसे हम खड़ा होकर पूछते हैं, बता प्रश्न का उत्तर बता, तो क्या हो गया, सामूहिक शिक्षण विधि। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो संस्कृत शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, शिक्षण सूत्र। यहाँ से अगर हम देखें तो 4 बार जैसे रीट हुई, 2 बार आर्टेड, 2 बार रीट, तो वो यहाँ से प्रश्न पूछा गया, चाहे लेवल 2 हो चाहे लेवल 1 हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पूरे 9 के 9 बता रहा हूँ शिक्षण सूत्र में, किसी भी एक किताब में आपको साथ नहीं मिलेंगे, एक या 2 कम ही मिलेंगे, तो सभी में लिखा रहा हूँ, जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के शिक्षण सूत्र, पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ हमें ज्ञात होगी फिर उससे अज्ञात की ओर चलेंगे, ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। सरल से कठिन की ओर, किसी भी विद्यार्थी को पहले हम सरल चीज बताएंगे फिर उसको कठिन चीज बताएंगे, यानी सरल से कठिन की ओर, ये इंपॉर्टेंट है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल यानी क्या होता है, बड़ा, बड़ी चीज होती है, बड़ी से हम छोटी चीज की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फिर पूर्ण से अंश की ओर, कोई भी चीज पूर्ण होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण चीज होगी उससे फिर हम अंश की ओर चलेंगे, ठीक है। अनुभव से तर्क की ओर, पूछा गया है, ध्यान रखना, अनुभव से तर्क की ओर, पहले अनुभव होगा फिर हम उसके बाद का तर्क देंगे, पहले विद्यार्थी को अनुभव कराएंगे बात का, फिर उसका हम तर्क देंगे, तो अनुभव से तर्क की ओर। फिर आएगा विशेष से सामान्य की ओर, पहले हम विशेष चीज बताएंगे फिर उसे सामान्य चीज बताएंगे, तो विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है। फिर आएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्लेषण से संश्लेषण, मैंने बताया अभी आपको, विश्लेषण यानी क्या होता है, किसी भी चीज को तोड़ना, जैसे कोई संधि बताई हमने तो पहले संधि को तोड़ देंगे, जैसे रामायण तो राम धन अयन, तोड़ दिया उसको, फिर संश्लेषण करेंगे, वापस उसको इकट्ठा करेंगे, टुकड़ों को जोड़ के बताएंगे ये संधि हुई, दीर्घ संधि, तो वैसे ही विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र। अनिश्चित से निश्चित की ओर, पहले पता नहीं होता विद्यार्थी हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आके बताया मैंने कि मैं आपको बताऊंगा समास, तो समास विद्यार्थी को पता नहीं है, 0 लेवल से शुरू करेंगे हम, 0 लेवल से, तो पहले में अनिश्चित होगी चीज, फिर धीरे धीरे उसको निश्चित करेंगे हम उदाहरण के द्वारा, तो अनिश्चित से निश्चित की ओर। आगमन से निगमन की ओर, आगमन में क्या था, पहले उदाहरण करवाते हैं फिर नियम, तो पहले हम किसी चीज का उदाहरण देंगे फिर नियम बताएंगे, यानी आगमन से निगमन की ओर, ठीक है। अध्यापन कौशल, यानी अध्यापन के कौशल क्या होने चाहिए, देखो प्रश्न, कोई से प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न या श्यामपट्ट प्रश्न, अन्वेषण प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, देखिए प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है, प्रस्तावना प्रश्न कोई भी पाठ हम विद्यार्थी को पढ़ाने जाते हैं कक्षा में, जैसे मैं आपको कुछ पढ़ाने आया हूँ तो उस चीज़ के पहले मैं पृष्ठभूमि तैयार करूँगा, बैकग्राउंड तैयार करूँगा, कि जैसे मैं पता करूँगा कि आपको कितना नॉलेज है, पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और जहाँ आप अटक जाओगे तो वहाँ से मैं बात शुरू करूँगा, यानी प्रस्तावना क्या होगा, आपके ज्ञान का दृढ़ीकरण, यानी एक ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए पूछा जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है, आपको कितना आता है। तो प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान परीक्षण है, पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए कि पूर्व ज्ञान कितना है विद्यार्थी का, तो प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य क्या हो गया, पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, ठीक है। अन्वेषण प्रश्न, फिर मैं अन्वेषण करूंगा, अन्वेषण खोज करूंगा, तो ज्ञान का दृढ़ीकरण, ज्ञान का स्थायीकरण करने के लिए, ज्ञान से दृढ़ीकरण, ठीक है। श्यामपट्ट प्रश्न, श्यामपट्ट यानी ये तो व्हाइट बोर्ड हो गया, इसकी दूसरी तरफ ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट्ट बोलते हैं हम, तो श्यामपट्ट प्रश्न क्या होते हैं, बच्चों को लिखने का विकास करने के लिए, लेखन कौशल का विकास करने के लिए, क्योंकि मैं लिखूंगा फिर आप देख के उसको लिखेंगे, ठीक है, तो श्यामपट्ट प्रश्न लेखन कौशल का विकास करने के लिए। फिर था प्रश्नोत्तर प्रश्न, मैंने पूछा प्रश्न पूछेंगे तो कोई विद्यार्थी कैसे जवाब देगा, कोई अटकेगा, कोई फटफट से देगा, कोई धीरे धीरे दरब क्या कहते हैं, डर डर के देगा, कहते हैं डर डर के देगा, तो प्रश्नोत्तर प्रश्न क्या होगा, अभिव्यक्ति बताएगा, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करेगा। प्रवाह कौशल प्रश्न, प्रवाह कौशल जल्दी जल्दी बताएगा आंसर, यानी निरंतरयम, यानी निरंतरता के साथ, तो प्रवाह कौशल प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है, निरंतरयम, ठीक है। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, ठीक है, धन्यवाद।